नमस्कार। वैसे ये मुद्दा कोई नया नहीं है, इस पर पहले भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे को लगातार जीवित रखा है और इस मुद्दे पर वो लगातार पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी दबंगई चल रही है, मोनोपोली चल रही है और जो अपने संवैधानिक दायरे को बार बार लांघ रही है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर या हमारी अदालतों पर अगर कोई एक व्यक्ति इस देश में बोल रहा है तो वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का एक लेटेस्ट बयान फिर से आया है। वो कल कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में शिक्षक और छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपनी स्पीच में जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला एक बार फिर से उठाया। आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा, थे क्या, अभी भी हैं, अब तो नौकरी पे मतलब क्या कहना चाहिए कि वो काम पर नहीं हैं, अभी भी जज तो हैं ही। उन जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक मामला सामने आया था कि उनके घर पर आग लग गई थी जहां से बहुत सारे नोट मिले थे, कुछ जले हुए कुछ अध जले हुए। उन सब नोटों को लेकर पूरा का पूरा एक प्रकरण इतना हाइप्ड हुआ, इतना ज़्यादा बढ़ा वो प्रकरण आगे जाकर कि आप ये समझिए कि सारे के सारी जो सरकारी मशीनरी थी वो कितनी असहाय है हमारी हमारी न्यायपालिका के सामने। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी को भी एक अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सके। अगर आपके और हमारे घर में नोट मिलते इस तरीके से तो हमें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही होती, जांच हो रही होती, लेकिन जांच क्या, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुरानी रूलिंग दी थी, ये मेरे ख्याल में 70s के दशक की बात है, कि साहब अगर किसी भी जज का कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला या कुछ इस तरह का मामला आता है आपत्तिजनक, तो उसमें उसके खिलाफ सीधे एफआईआर नहीं होगी, बल्कि जो सीनियर न्यायाधीश हैं या सीजीआई हैं या चीफ जस्टिस हैं किसी भी प्रदेश के, उनको अवगत कराया जाएगा। पुलिस केवल इतना काम करेगी। यहाँ पर भी यही हुआ। और ये जो पिछले सीजीआई थे संजीव खन्ना साहब, उनके समय की घटना थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और एक 3 जजों की कमेटी बना दी और 3 जजों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को दे दिया, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, उन्होंने मानी नहीं अपने सुप्रीम अधिकारी की। तो ये जो धींगा मुश्ती एक तरह की चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ के जजों के बीच में, हमारी मशीनरी के बीच में, न्यायिक मशीनरी के बीच में, इस पर बार बार सवाल जगदीप धनखड़ उठा रहे हैं। और जगदीप धनखड़ बार बार यही कहते रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक भयानक अपराध है। अगर किसी जज के घर पर मिल रहा है इस तरह का पैसा, भयानक अपराध है। क्या यह पैसा गलत तरीके से कमाया गया है? इसका स्रोत क्या है? यह जज के घर तक कैसे पहुंचा? असल में यह पैसा किसका है? उन्होंने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि एक हाईकोर्ट के जज के अधिकारी का आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बावजूद अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जगदीप धनखड़ के अनुसार केंद्र सरकार इस मामले में असहाय है, क्योंकि लगभग 30 साल पहले आए एक न्यायिक आदेश के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस आदेश के तहत जजों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदन की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि बिना एफआईआर के कानूनी दायरे में जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा समर्थन करते हुए यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यह चिंताजनक है। जगदीप धनखड़ खुलकर बोल रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की उस सलाह पर भी चिंता जाहिर की जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे रही हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कभी नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी करेंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे, सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं जबकि बाकी संविधान के पालन की। बिल्कुल सही बात है। कहीं पर भी जगदीप धनखड़ अपने दायरे से बाहर नहीं गए हैं, उन्होंने उचित ही कहा है। उन्होंने अनुच्छेद 142 पर भी गंभीर टिप्पणी की, जिसे उन्होंने न्यायपालिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बताया, जिसका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने न्यायिक सक्रियता की आलोचना की जो कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है
कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में यह कहा था कि अगर कोई भी बिल पास होने के बाद आता है राज्यपाल के पास, जैसे राज्य में आता है या फिर राष्ट्रपति के पास संसद से पास होने के बाद आता है, तो उस पर 2 महीने के अंदर उनको अपनी अनुमोदन दे देना चाहिए कि हाँ या ना। और अगर वो अनुमोदन नहीं देते हैं, अपने पास उसे रोक कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो 2 महीने बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। बताइए, अरे भाई आप संसद के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं जो जनता द्वारा चुनी गई है। मुझे तो यही बार बार आश्चर्य होता है कि जगदीप धनखड़ के समर्थन में माहौल क्यों नहीं बन रहा है। जगदीप धनखड़ को बीजेपी के नेता या सरकार से जुड़े हुए लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के समर्थन में आना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, इसमें क्या गलत है। कोई भी बात जगदीप धनखड़ ने अपने दायरे से बाहर जाकर नहीं कही है। इवन जो मीडिया हमेशा केंद्र सरकार, मोदी सरकार की आलोचना करता है, वो भी जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर चुप है। मैंने नहीं देखा कि किसी यूट्यूबर ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ वीडियो बनाया हो कि वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं या कुछ जरूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही हैं, कानून के जानकार हैं, वकील रहे हैं, LLB पास हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे, हर पोजीशन पर रह चुके हैं जगदीप धनखड़। ऐसी परिस्थिति में जगदीप धनखड़ का जो ये बयान है, इस पर मुझे लगता है कि पूरे देश में एक चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने अतिक्रमण को कर रही है। अभी देखिए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना है संसद के सत्र में। उसमें भी विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है कि साहब जो जस्टिस शेखर यादव हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर कुछ टिप्पणियां कर दी थी, कि उसके खिलाफ भी चलाओ, तब हम इसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि एक अराजनीतिक मुद्दे को एक आपराधिक मुद्दे से तुलना करना, यह कहां तक उचित है। और दूसरे, मैं तो एक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ हूं इस मुद्दे से। अभी हाल ही में एक खबर आई कि चीफ जस्टिस जो रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने अपना सरकारी आवास अब तक खाली नहीं किया है। मैं तो चौंक गया कि यार वो तो रिटायर हुए कब हो गई। उनके बाद तो जस्टिस खन्ना भी चले गए, जस्टिस BR गवई बन गए हैं अब CJI, और BR गवई साहब भी नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। मतलब 2 चीफ जस्टिस आपके बाद रिटायर हो गए और आप घर खाली नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं आपको बताऊं कि DY चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट 10 नवंबर 2024 को उनका रिटायरमेंट हुआ था। उसके 8 महीने बाद भी सरकारी आवास कृष्णा मेनन मार्ग स्थित CJI का जो आधिकारिक बंगला है 5 नंबर, उसमें ही रह रहे हैं। यानी कि जो चीफ जस्टिस खन्ना थे, संजीव खन्ना साहब, उनको तो बेचारों को उस घर में रहने का मौका ही नहीं मिला। वो तो आए और रिटायर भी हो गए, उन्हें तो बेचारों को मौका ही नहीं मिला। और नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद वे 6 महीने तक सरकारी आवास में रह सकते थे, और उसकी भी अंतिम तारीख 10 मई 2025 को खत्म हो गई। उन्हें 31 मई 2025 तक रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह तारीख भी निकल गई। इस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और बंगला फौरन खाली करवाने को कहा, क्योंकि उन्हें इस बंगले की तत्काल जरूरत है। यह पहली बार है जब देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्व प्रमुख को आधिकारिक आवास छोड़ने के लिए औपचारिक निर्देश दे रहा है। समझिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। भाई, आप अपने आप कानून बना रहे हो, अपने आप कानून संशोधन कर रहे हो, कानून विड्रॉ कर रहे हो, उनको खारिज कर रहे हो, और फिर जब आपके हाथ से बात निकल जाती है तो राष्ट्रपति और सरकार पर डाल दी। जस्टिस वर्मा से इस्तीफा क्यों नहीं ले पाई सुप्रीम कोर्ट? क्यों सरकार के पास जा रही है? DY चंद्रचूड़ से बंगला क्यों नहीं खाली करवा पाई सुप्रीम कोर्ट? क्यों सरकार के पास जा रही है? करवाएं खुद जाकर। ये जो सारी चीजें हैं, ये अप्रासंगिक और क्या कहना चाहिए कि कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं कि आप एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं। एक तरफ तो आप राष्ट्रपति से भी ऊपर हो जाते हैं, और जब आपको बात आती है कि नियमों का, कानूनों का पालन करने की, तो आप राष्ट्रपति की शरण में चले जाते हैं, और फिर आप हो जाते हैं कि संसद शरणम गच्छामि, कि संसद जो है महाभियोग चलाए, हटाए जस्टिस वर्मा को, हमारे कहने पर तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय जो हो रहा है ना देश में, उसमें आप देखिएगा अभी कुछ और भी होने वाला है। अभी बिहार का जो मामला चल रहा है, जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण वाला मामला है, सारे लोग चले गए हैं,
टीएमसी वाले या आरजेडी वाले तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं इस मामले को रुकवाने के लिए कि साबित तो हो जाएगा, असदुद्दीन वैसे भी रो रहे हैं मुसलमानों के वोट कट जाएंगे। अभी देखिएगा 10 जुलाई से इसमें भी डेट लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सरकार को असहज स्थिति में डालना जा सकता है। वो सारे काम हमारी माननीय अदालतें करती हैं, लेकिन जब अपने अंदर इंटरनल डिसिप्लिन की, इंटरनल कानून पालन करने की जब बात आती है तो उसमें कह देते हैं कि भाई सरकार आप देख लो, हमारे तो बस की है नहीं। तो मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जैसी आवाजें वोकल और भी उठनी चाहिए और जगदीप धनखड़ के बारे में समर्थन बनना चाहिए। अकेले निशिकांत दुबे बेचारे क्यों बोलें, वो तो कई बार कह चुके, उन्होंने कहा कि जस्टिस जो पिछले थे संजीव खन्ना साहब, उनके बारे में कहा था कि वो यहाँ सिविल वॉर कराना चाहते हैं, इस तरह के फैसले दे रहे हैं। तो केवल निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ही क्यों सबके बुरे बन रहे हैं? हमें और आपको भी इस बारे में बोलना चाहिए। आप याद कीजिए, आप में से जो लोग जिनके मामले कभी सुप्रीम कोर्ट में गए हों, आप जरा याद कीजिए कि कितनी मुश्किल होती है। सुप्रीम कोर्ट में डेट लेने में ही 15-15, 20-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ये हालत है। और उसके बाद भी हम बात करते हैं संविधान की, कानून की और उसकी रक्षा की। तो मुझे लगता है कि इस समय देश को बहुत आवश्यकता है कि जगदीप धनखड़ के समर्थन में एक माहौल बने और कुछ और भी लोग बोलें, खुलकर बोलें। इसमें सत्ता पक्ष के भी लोग बोलें, सरकार के मंत्री भी बोलें, सबको बोलना बहुत आवश्यक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।